जनरल साइंस फिजिक्स के अंदर हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 9 जो कि है हमारा वेव मोशन एंड साउंड। ये हमारा इस यूनिट का लास्ट पार्ट है। इसमें हम साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। साउंड वेव्स क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड, कौन से मीडियम में किस तरह से ट्रेवल करती है, स्पीड सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में भी हम डेफिनेटली साउंड के बारे में ही पढ़ेंगे। क्या क्या हमें कंप्लीट वीडियो में पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी क्या होता है, सोनिक बूम क्या होता है, इकोज क्या होती है, सोनार रडार स्कूल से हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना, लेकिन हम फंक्शनिंग उस टाइम पे रखते हैं तो आज उसे समझेंगे। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसके फुल फॉर्म है। क्या होता है सोनार, कहाँ पे यूज होता है, यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय बैट्स रात को चलते हैं, कैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं, अपना रास्ता सही है खाली है आगे ये चेक करने के लिए। नॉइस क्या होती है, म्यूजिकल साउंड क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें कंप्लीट वीडियो के अंदर पढ़नी है। सो आप वीडियो के साथ में अपनी नोट्स मेकिंग कंटिन्यू रखें। सबसे पहले तो साउंड वेव्स क्या होती हैं। देखिए, ये जो आपका यूनिट है ना, ये आपको शुरू से पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं जो हम अब नहीं पढ़ेंगे, है ना। जैसे साउंड वेव्स हैं, आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है। अब भाई लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव क्या होता है, तो ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैकेनिकल वेव्स होती हैं ऐसी वेव्स जिनको एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर प्रोपिगेशन। नॉन मैकेनिकल वेव्स में कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसलिए नॉन मैकेनिकल वेव्स आपकी वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं जो कि होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। अब देखो, मैकेनिकल वेव्स भी आगे चल के दो तरह की होती है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है। फिलहाल हम फोकस करेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड के। सबसे पहले आता है लाउडनेस, मतलब कितनी तीखी है ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। सो लाउडनेस रेफर्स टू हाउ लाउड और सॉफ्ट अ साउंड सीम्स टू अ डिस्टेंट लिसनर। एक इंसान सामने खड़ा है, उसे आवाज़ सुनाई दे रही है, ही इज अ लिसनर राइट नाउ, ठीक है। तो कितने लाउडली या कितने सॉफ्टली उसे वो आवाज़ सुनाई दे रही है। या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी पर्सन की साउंड को परसीव करने की जो कैपेबिलिटी है वो कैसी है, उसे बहुत तीखी आवाज़ सुनाई दे रही है या बहुत सॉफ्ट आवाज़ सुनाई दे रही है ना। तो लाउडनेस को डिस्क्राइब किया जा सकता है एज द एयर्स परसेप्शन ऑफ साउंड। कान हमारे साउंड को किस तरह से ले रहे हैं, है ना। अब देखो, ग्रेटर द साउंड एनर्जी रीचिंग आवर ईयर पर सेकेंड, लोअर लाउडर द साउंड विल अपीयर टू बी। जितनी ज़्यादा तीखी आवाज़ हमें कोई कहीं किसी सोर्स से अगर तीखी आवाज़ निकल रही है तो हमारे कानों में भी तीखी आवाज़ सुनाई देगी, है ना। तो ग्रेटर द साउंड एनर्जी रीचिंग आवर ईयर पर सेकेंड, जितनी ज़्यादा साउंड एनर्जी हमारे कानों तक पहुंचेगी उतनी ही तीखी, उतनी ही लाउडर हमें आवाज़ लगेगी। आपको लगेगा बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लाउडनेस, इंटेंसिटी और पिच के बीच में। तो वो कन्फ्यूजन दूर करना है मुझे, ठीक है। बाकी आपको बहुत डिटेल में से समझने की जरूरत नहीं भी है, नहीं समझ आते, एक हल्का सा आइडिया बस हो जाए, है ना। अब देखो, ऐसी साउंड वेव्स जिनका थोड़ा एम्पलीट्यूड होगा वो साउंड आपको बहुत सॉफ्ट या फेंट से सुनाई देगी। ऐसी साउंड वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, इस तरह की साउंड आपको बहुत लाउड सुनाई देगी, है ना। अब लाउडनेस को मेजर कर सकते हैं हम डेसिबल में, इसका ऐसा यूनिट है वॉट पर मीटर। ये दो चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली है। बाकी आप लाउडनेस को कैसे याद रखना है, एयर्स परसेप्शन ऑफ साउंड, एयर्स की परसेप्शन साउंड की, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब देखो, आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें आज की वीडियो में कवर करनी है। आपको बस पेशेंस के साथ अपनी नोट्स मेकिंग कंटिन्यू करते रहना है। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दें और अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। पिच क्या होता है, नेक्स्ट आता है पिच क्या होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी वाइब्रेशन कैसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, राइट। जितनी ज़्यादा साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी उसकी पिच भी इतनी ज़्यादा हाई होगी, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की उसकी पिच भी उतनी ज़्यादा कम होगी। लाउडनेस क्या याद रखना है, एयर्स परसेप्शन ऑफ साउंड। पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड पे डिपेंड करती है, राइट। अब क्वालिटी क्या है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपको डेफिनेटली, आई नो, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। जब 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको धीरे धीरे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास कि क्वालिटी क्या होती है। सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम इंटेंसिटी एंड सेम फ्रीक्वेंसी। दो साउंड्स हैं आपके पास, उनकी इंटेंसिटी भी सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन फिर भी आप उनको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, तो वो है क्वालिटी ऑफ साउंड। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उसे हम टोन कहते हैं। जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की साउंड मिक्स हो जाती है तो हम उसे नोट कहते हैं, विच इज़ अनप्लेजेंट टू लिसन। सुनने में अच्छी नहीं लगती जो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की साउंड्स मिक्स हो रही हैं,
ठीक है। अब क्वालिटी को ही टिम्बर कहा जाता है ना। अब देखो यहाँ पे हम पिच से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी वो पढ़ेंगे। जैसे जो फीमेल वॉइस की पिच होती है वो ज़्यादा होती है देन मेल वॉइस। अब यहाँ पे लाउडनेस की बात नहीं करें, लाउडनेस तो मतलब कौन जोर से बात करेगा। अगर कोई मेल पर्सन जोर से बात कर रहे हैं है ना, तो मतलब उसकी लाउडनेस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे पिच की बात हो रही है ना। अब देखो ये जो पिच होती है ये एक बहुत ही तीखी आवाज़ को बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ से डिफ्रेंशिएट करती है। इट डिस्टिंग्विशेस शार्प साउंड फ्रॉम अ ग्रेव साउंड, है ना। अब जो साउंड की पिच है, जैसे एक शेर है दहाड़ता है तो उसकी साउंड की पिच कम होती है इन कंपैरिजन टू जो ये मच्छर कान में आके खुसफुस विस्परिंग करते हैं ना, उनके पिच से उनकी पिच हायर होती है। और शेर के ये गर्राने की जो आवाज़ होती है उसकी पिच लोअर होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एज इट इज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दो चीज़ें हो गई हमारे पास, लाउडनेस, ईयर्स परसेप्शन ऑफ साउंड, पिच फ्रीक्वेंसी वाला, कि अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी पिच इंक्रीज हो जाएगी, साउंड की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी पिच डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्वालिटी तो हमें समझ आ गया कि दो साउंड्स के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। नाउ नेक्स्ट कम्स इंटेंसिटी। इन तीनों में कंफ्यूज होते हैं, लाउडनेस, पिच एंड इंटेंसिटी। पिच तो वैसे ही अलग हो गया, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। आपका लाउडनेस ईयर्स परसेप्शन ऑफ साउंड है। बार बार क्यों कह रही हूँ, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाएं, है ना। अब आता है हमारा इंटेंसिटी। सो द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया ऑफ मीडियम। कोई मीडियम है उसके यूनिट एरिया में से पर सेकेंड कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है, दैट इज नोन एज द इंटेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से लाउडनेस से हमें क्या समझ आया, आवाज़ की ऊंचाई। इंटेंसिटी से क्या समझ आ रहा है, कितनी तीखी है, तीव्रता, ठीक है। ये चीज़ नहीं भी लिखनी कोई बात नहीं, क्योंकि सेम है ना। तो इंटेंसिटी तो तीनों से अलग है ना। अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया ऑफ मीडियम, राइट। चलिए अब मुझे बताएं कि क्या आपको कोई डाउट इसमें रहा, अगर रहा तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था ना आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये थोड़ा सा ऐसा था, बोरिंग सा भी और एक बार में ना समझ आने वाला। कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इकोज हैं, सोनिक बूम है, वो सारी सिंपल चीज़ें हैं, सोनार है, वो इजीली समझ आ जाएगा। इसको आप इतना छोड़ दें, समझ आया तो भी ठीक, ना समझ आया तो भी ठीक। 2 दिन बाद फिर से रिवाइज कीजिएगा, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं टाइम के साथ। एक ही दिन आप 10 घंटे पढ़ोगे एक चीज़ को तब समझ नहीं आएगी। हाँ, दूसरे तीसरे दिन उसको आधा घंटा दो, एक घंटा दो, तब वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, क्योंकि हमारा माइंड भी फ्रेश होता है। कई बार माइंड डल हो गया होता है, बहुत सिंपल चीज़ भी हम ग्रेस्प नहीं कर पाते हैं। कई बार हम इतने एक्टिव होते हैं कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ एक ही बार में समझ आ जाती है ना। तो हमारी एक्टिवनेस पे भी डिपेंड करता है कितना एक्टिव है हमारा माइंड, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेकेंड पेज होता है कंप्लीट। सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट की ओर। नेक्स्ट आता है कि सोनिक बूम क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल और सारे की सारी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। एक बार में आप रीड भी करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा, बट एक बार सुन ले, सुनी हुई चीज़ ज़्यादा अच्छे से दिमाग में रहती है। सो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, ट्रेवल करिए, प्रोपेगेट करिए, उसकी जो स्पीड है अगर वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को कहा जाता है कि उसकी सुपरसोनिक स्पीड है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे आपके एयरक्राफ्ट हैं, बुलेट्स हैं, रॉकेट्स हैं, ये सब ट्रेवल करते हैं सुपरसोनिक स्पीड के साथ। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट, बुलेट, रॉकेट्स, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा है इज नोन एज टू हैव सुपरसोनिक स्पीड, राइट। अब देखो यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है, मतलब यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया, एक सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो इस तरह का सोर्स जब भी मूव करता है ना, और उसकी मूवमेंट देखो ना, ये आपका मूव कर रहा है, चल रहा है आगे कोई साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स, ऐसा सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो मूव कर रहा है और इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा है ना। तो देखो ये ट्रैवल भी कर रहा है और साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी वजह से एयर में शॉक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। इन शॉक वेव्स में जो एनर्जी का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से लाउड बर्स्ट ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगा और इसी को हम कहते हैं सोनिक बूम। इमेजिन करो एक सोर्स है ना, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और वो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा है ना। तो उस टाइम पे वो जो साउंड में एक गड़गड़ाहट या एक शॉक वेव्स प्रोड्यूस करेगा जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और इसी को हम कहते हैं सोनिक बूम। आई होप समझ में आया। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, एक बार आप रीड भी करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो सोनिक बूम जो है वो बहुत ज़्यादा तीखी आवाज़ क्रिएट करता है, ऐसी आवाज़ जो अनटॉलरेबल होती है, सहन नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से कानों में भी दर्द हो जाता है ना। अब देखो जो शॉक वेव्स हैं जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो एक शीशे को तोड़ सकती हैं, प्लस बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर सकती हैं। समझ रहे? तो सोनिक बूम, ये शॉक वेव, सुपरसोनिक स्पीड, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस नाम इनके भारी भरकम है कि इंसान कंफ्यूज हो जाए।
कंफ्यूज होने वाली चीज़ें नहीं है ये, है ना। जबकि लाउडनेस, पिच, इंटेंसिटी वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, बट ये नहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है इकोज। वेरी सिंपल, इकोज क्या होती है? आप एक खाली हॉल में जाओ, है ना, अपने ऑफिस में या स्कूल में, कॉलेज में, एक एम्प्टी हॉल तो हो गई होगा, ऑडिटोरियम होता है, वहाँ पे जाओ, चीखो जब वो खाली होता है तो आवाज़ क्या है? हमें रिपीटेड साउंड सुनाई देती है ना। सो वेन एवर पर्सन शाउट्स इन अ बिग एम्प्टी हॉल, बहुत बड़े हॉल में जब कोई पर्सन चीखता है तो पहले हमें उसकी ओरिजिनल आवाज़ आती है और उसके बाद हमें उसी चीखने की रिफ्लेक्टेड साउंड आती है, मतलब उस चीज़ को बार बार रिपीट करने की साउंड आती है। वही साउंड कहलाती है क्या? इकोज, ठीक है। दैट, यही चीज यहाँ पे लिखी है, दैट द रेपिटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। अब क्यों रिपीट हो रही है ये जो आपकी ओरिजिनल साउंड है खाली कमरे में, क्यों रिपीट हो रही है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे, उनसे टकराने के बाद वो आवाज़ फिर हमारे पास वापस आती है और हमें वो रिफ्लेक्टेड फील होती है। इसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स को हम कहते हैं इकोज, राइट। अब इकोज को फील करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस, सोर्स ऑफ साउंड यानी पर्सन जो कमरे में चीख रहा है, प्लस ऑब्स्टेकल जिससे वो चीज़ टकरा रही है, वो आवाज़ टकरा के वापस आ रही है। सो सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्स्टेकल के बीच में एटलीस्ट 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी हम इकोज को फील कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। एंड इकोज में भी हर्ड मोर देन वंस। अच्छा, जब भी हम चीखते हैं पहाड़ी पे जाके या कहीं भी, तो हमें एक बार थोड़ी इको आती है, बार 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 आप बोलो हेलो 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 हेलो, इस तरह से पहाड़ियाँ कुछ वापस करती हैं आवाज़। बहुत सारी मूवीज़ में देखा भी होगा, बॉलीवुड मूवीज़ में ये कंसेप्ट बड़ा चलता है ना। तो हमें इको सिर्फ एक बार नहीं सुनाई देती, एक बार से ज़्यादा भी सुनाई देती है। ये होता है ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, आवाज़ हर एक चीज़ से टकराती है जिसकी वजह से वो वापस आती है और हमें लगता है कि वो बार बार जो है रिपीट हो रही है, जबकि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट से वापस हो टकरा के वापस आई होती है। जैसे कि थंडरिंग होती है ना, थंडरिंग होती है तो उस टाइम पे इकोज ही होती है। इकोज जो है वो अलग अलग रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस से टकराती है और वापस आती है, सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस हमें सुनाई देती है। जैसे बादलों से टकराएगी, लैंड से टकराएगी, वो थंडरिंग की आवाज़, गड़गड़ाहट होती है जो, है ना, वो उसकी आवाज़ बादलों से टकराएगी, लैंड से टकराएगी, इसलिए हमें वो बार बार रिपीटेड सुनाई देती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है साथ साथ में आप पूछ सकते हैं। दो चीज़ें हमने पढ़ी, इकोज क्या होती है एंड सोनिक वूम, सुपरसोनिक स्पीड, शॉक वेव्स, बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, ये हमने पढ़ी, है ना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है कि सोनार क्या होते हैं। फुल फॉर्म देख लो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार एक ऐसा अपरेटस होता है जिससे अगर हमें ओशंस की, सीज की डेप्थ को मेजर करना है, हम कर सकते हैं। पानी के नीचे, समुद्र में, ओशंस में कोई भी चीज़ को लोकेट करना है, जैसे शिप्स टूट गए हैं, उनके रैक्स देखना है, कोई एनिमी सबमरीन का पता करना है, तो उस केस में हम सोनार अपरेटस का यूज़ कर सकते हैं। फुल फॉर्म याद रखना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब सोनार एक ऐसा अपरेटस है, यूज़ हमने देख लिया कहाँ पे होता है। ये एक ऐसा अपरेटस है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करता है। इंफ्रासोनिक्स, ऑडिबल रेंज, अल्ट्रासोनिक्स आपको याद होना चाहिए क्या होता है। अल्ट्रासोनिक्स होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जो कि ह्यूमन ईयर को सुनाई भी नहीं देती है, ठीक है। तो सोनार जो अपरेटस है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करता है, ताकि जो ओशंस हैं, सीज हैं, उनके नीचे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कितना डिस्टेंस है, किस डायरेक्शन में है, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, ये सब कुछ वो मेजर कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, राइट। सो सोनार क्या करता है, इट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। लेकिन क्यों ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही क्यों यूज़ करता है? तो अभी मैंने आपको कहा कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं, है ना। अब ये हाई फ्रिक्वेंसीज हैं तो इनका पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर ट्रैवल करना, पेनिट्रेट करना बहुत ईजी होता है और ये बहुत ईजिली लोकेट कर लेती हैं अंडर वाटर थिंग्स को। दूसरा ये कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं ऑडिबल नहीं होती हैं, हमें सुनाई नहीं देती हैं, जिसकी वजह से अगर किसी इंजन की कोई चल रहा है पानी के नीचे, क्या चलेगा, इंजन है, सबमरीन से ये चल रही है, तो इनकी आवाज़ से कंफ्यूज भी नहीं होते हम अल्ट्रासोनिक वेव्स के साथ। होता क्या है, हमारे पास दो साउंड्स हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की है चाहे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें अगर हमें वो सुनाई दे रही है ना। लेकिन यहाँ पे चाहे आपके ओशन के नीचे कोई सबमरीन चल रहा है, कोई इंजन चल रहा है, उन नॉइसेस के साथ अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम कंफ्यूज नहीं कर सकते। मतलब
दीज वेव्स कैन नॉट बी कंफ्यूज, हम डाउट नहीं कर सकते कौन सी किसकी साउंड है, ठीक है, क्योंकि हमें सुनाई नहीं देती वो, है ना, एज दे कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। चलिए अब देखो, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा आपको बता दिया कि हाँ हम क्यों अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं। इस पार्ट को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, सिंपल ही है वैसे, है ना। ये आपने याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये एक अपरेटस है, किस काम में आता है और किस चीज़ को यूज़ करता है, क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है, मैंने आपको पहले ही कहा ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं, तो बस थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूज़ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय बैट्स। बैट्स के थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव्स कैसे, बैट्स आप समझते हैं एक बर्ड है, चमगादड़ है, कैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स का ये यूज़ करता है। तो एक चीज़ समझो, जब ये रात को निकलते हैं ना बैट्स, तो ये अपने लिए प्रे की तलाश करते हैं, एक निशाना, अब एग्जैक्ट वर्ड देखना है कि मतलब जिसको ये खाएंगे, है ना, तो प्रे की तलाश करते हैं, रात को अंधेरे में ही उड़ते हैं, लेकिन ये किसी चीज़ से टकराते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये एमिट करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है ना। अब जब अल्ट्रासोनिक वेव्स आगे जाएंगे, अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आगे से कुछ नहीं है, इनको रिफ्लेक्ट होके आएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, पेड़ है, कोई चीज़, कोई पंछी उड़ रहा है, तो इनको वहाँ से पता चल जाता है, जब कोई चीज़ वापस आएगी ना, वही साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, तो इनको ये चीज़ पता चल जाती है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, कितना बड़ा है, ट्रेवल कर रहा है या रुका हुआ है, ठीक है। सो बैट्स सर्च आउट प्रे, मतलब अपने लिए खाना ढूंढते हैं, एंड फ्लाई इन डार्क नाइट बाय एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करते हैं, इनके रिफ्लेक्शन से इन्हें पता चल जाता है कि सामने पास में कुछ है या नहीं है। एंड ये जो फिर रिफ्लेक्शंस आती हैं, इकोज आती हैं, इनको इससे ये आइडिया लगा लेते हैं कि कोई ऑब्स्टेकल है रास्ते में या कोई प्रे है उनके रास्ते में, ठीक है। अब कितना टाइम लगा इको को वापस आने में, उससे ये खुद से ही डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये इस ऑब्स्टेकल को अवॉइड कर सकते हैं, कोई निशाना है, कोई पंछी है, उसको खा सकते हैं, या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो, उस साइड से जाओ ही नहीं, है ना, दो चीज़ें कर सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ बैट्स भी करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ हम सोनार नामक अपरेटस में भी करते हैं। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बस एक पेज और बचता है, देन हमारा कंटेंट हो जाएगा कंप्लीट। आई होप आप लोग वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है कि नॉइस क्या होती है। अनप्लेजेंट साउंड टू द ईयर, जो कानों में अच्छी ना लगे, शोर शराबा सा लगे, दैट इज नॉइस। म्यूजिकल साउंड क्या होती है? साउंड प्लीजिंग टू द ईयर, नॉट ईयर, ठीक है। ऐसी आवाज़ जो हमें कानों को सुहावनी लगे, अच्छी लगे, दैट इज म्यूजिकल साउंड। सिंपल है ना। अब देखो इसमें आगे म्यूजिकल नोट्स का मेंशन भी था बुक में, बट मुझे लगा म्यूजिकल नोट साउंड वेव्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे स्किप कर दी है। नेक्स्ट आता है डॉपलर्स इफेक्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना इंपॉर्टेंट उतना ही सिंपल। डॉपलर इफेक्ट साउंड के कंसेप्ट में हम पढ़ रहे हैं। सो जब भी सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस ऑब्जर्वर, यानी जिसे साउंड सुनाई दे रही है, जैसे मान लीजिए कोई स्पीकर है, गाने लगे हैं, वो हो गया सोर्स जिससे आवाज़ निकल रही है। ऑब्जर्वर माने हम गाने सुन रहे हैं, है ना। तो ये जो सोर्स और ऑब्जर्वर हैं, जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, यानी मूवमेंट हो रही है, या एक चीज़ मूव कर रही है या दूसरी चीज़ मूव कर रही है, या दोनों मूव कर रही है, ठीक है। सो जब भी यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो सोर्स और ऑब्जर्वर ऑफ साउंड के बीच में, हमें यानी जो ऑब्जर्वर है उसे ऐसा लगेगा कि कुछ चेंजिंग आ रही है पिच में, फ्रीक्वेंसी में, है ना। इसी चेंजिंग को हम बोलते हैं डॉपलर्स शिफ्ट, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। कोई डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डॉपलर इफेक्ट क्या है? व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर ऑफ साउंड, मोशन है दोनों के बीच में या एक चीज मूव कर रही है, देन अ वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी और पिच ऑफ साउंड इज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के द्वारा हमें साउंड में कुछ चेंजिंग फील होगी, फ्रीक्वेंसी या पिच की वेरिएशन फील होगी। इसी वेरिएशन को, फ्रीक्वेंसी की या पिच की वेरिएशन को हम बोलते हैं डॉपलर्स शिफ्ट, और इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। अब ये जो शिफ्ट है ये डिपेंड करता है ऑन दी 3 रिलेटिव मोशंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। देखिए 3 केसेस यहाँ पे हो सकते हैं, या तो सोर्स मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर एक जगह पे खड़ा हो, या फिर ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, सोर्स एक जगह पे खड़ा हो, या फिर दोनों ही मूव कर रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से डॉपलर इफेक्ट आता है। अब डॉपलर इफेक्ट का यूज कहाँ पे होता है? देखो एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना, उनको गाइड करना एयरपोर्ट पे, उस पे यूज होता है। प्लस हार्ट बीट को स्टडी करना है, ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में किस तरह से कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स में, उसको स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप प्लेटफॉर्म में खड़े हो या रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, मान लो,
इंजन या मान लो ट्रेन आपके पास आ रही है तो हमें लगेगा कि आवाज़ साउंड इंक्रीज हो रही है। मान लीजिए ट्रेन दूर जा रही है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और ट्रेन दूर जा रही है तो हमें लगा कि साउंड जो है इट अपीयर्स टू डिक्रीज, कि आवाज़ कम हो रही है। तो ये है आपका डॉपलर इफेक्ट। समझ में आया? कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये यूनिट हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।